तमाम मित्रों ने, विद्यार्थियों ने मुझसे यह आग्रह किया था कि सर आप पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो कुछ यूट्यूब के माध्यम से हमें भी कुछ चिंतन, कुछ जानकारियाँ दीजिए। यह मेरा प्रयास है, मैं आज से शुरू कर रहा हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अरुण प्रताप सिंह है और मैं राजनीति विज्ञान का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट पीजी कॉलेज मगरहा मिर्ज़ापुर में। विद्यार्थियों के अनुरोध पर यह चिंतन राजनीतिक चिंतकों के विचार हैं, उनको मैं बताने जा रहा हूँ। इस क्रम में मैं सबसे पहले जहाँ से हमारा प्राचीन राजनीतिक चिंतन प्रारंभ होता है उसी विचारक को, जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, प्लेटो 427 ईसा पूर्व से 347। इसका अर्थ ये है कि 427 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व यानी ईसाई धर्म या ईसा मसीह के जन्म के पहले, तो 427 में इनका जन्म हुआ और 347 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई, यानी 80 वर्ष का इनका जीवन रहा। एथेंस यूनान का एक नगर है एथेंस, वहीं पे प्लेटो का जन्म हुआ। प्लेटो का जो वास्तविक नाम था एरिस्टोक्लीस था। इसके अलावा उनके व्यायाम शिक्षक उनके चौड़े कंधों को देखकर, उनके शरीर के बनावट को देखकर उनके व्यायाम शिक्षक ने उनका नाम प्लेटो रख दिया और यही नाम अमर हो गया। यही नाम हमारे राजनीतिक दर्शन में, चिंतन में चलता है। प्लेटो के बारे में कहा जाता है कि प्लेटो ने राजनीतिक चिंतन की शुरुआत की। वास्तव में प्लेटो के राजनीतिक चिंतन के शुरुआत करने के पीछे प्रेरणा कुछ और थी। प्रेरणा उनके गुरु, एथेंस में जन्मे थे प्लेटो। उसके बाद उन्होंने सुकरात, जो उस समय के चिंतक थे, अध्यापक थे, उनके विद्यालय में प्रवेश लिया। कुछ दिन तक उनसे शिक्षा ग्रहण की, लेकिन सुकरात के क्रांतिकारी विचारधारा के कारण, उनके तर्कशील प्रश्नों के कारण उस समय की तत्कालीन सरकार कुछ परेशान हो गई और उसने उनके ऊपर गिरफ्तार करके उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया और उनको मृत्युदंड दे दिया। मित्रों, उनको जेल में डाल दिया गया। गुरु थे, गुरु को जेल में डाल दिया गया। प्लेटो परेशान, जैसा कि आप सब जानते हैं, और ये होता भी है वास्तविकता में। हर आदमी अपने गुरु को, अपने चहेतों को, अपने निकट संबंधियों को छुड़ाने का प्रयास कर सकता है। इसी प्रयास में प्लेटो ने भी एक प्रयास किया और वो अपने गुरु से मिलने गए, सुकरात से, और सुकरात से कहा कि आज सब मैं सिस्टम व्यवस्था बना दे रहा हूँ, जैसा कि लोकतंत्र में होता है, और फिर आज रात को भाग लेते हैं जेल से। लेकिन सुकरात ने मना कर दिया। देखिए, सुकरात हमारे राजनीतिक दार्शनिक दर्शन का, हमारे राजनीतिक चिंतन का पहला बुद्धिजीवी मनुष्य हम कहते हैं उसे। ऐसे ही नहीं कहते, निश्चित रूप से उनके अंदर कुछ था। उन्होंने प्लेटो को मना कर दिया और कहा कि अगर आज सुकरात भाग गया तो उसका चिंतन, उसका दर्शन मर जाएगा, और अगर आज सुकरात मरता है तो उसका चिंतन, उसका दर्शन चिरंतर अनंत तक जीवित रहेगा। और अंततः सुकरात को मृत्युदंड दे दिया गया। इस घटना ने प्लेटो को बहुत प्रभावित किया। प्लेटो सुकरात के मृत्यु के बाद एथेंस छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद पुनः एथेंस में आकर उन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की, एकेडमी। इस विद्यालय का नाम एकेडमी नामक विद्यालय की स्थापना की। बाद में इसी विद्यालय में आप पढ़ेंगे, जब अरस्तु को पढ़ेंगे, इसी विद्यालय में अरस्तु ने भी शिक्षा ग्रहण की। अब ये जो एकेडमी स्थापित किया प्लेटो ने, इसी एकेडमी को बहुत सारे विद्वान विचारक कहते भी हैं और इसी को यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय भी माना जाता है। तो उस एकेडमी का महत्व इतना है। अगर प्लेटो के ग्रंथों की बात करें तो उनके सारे ग्रंथ संवाद शैली में थे। ग्रंथ क्या, लेक्चर्स कह सकते हैं, लेकिन उनके बहुत सारे ग्रंथ थे। लेकिन 3 प्रसिद्ध ग्रंथ जो राजनीति शास्त्र के दृष्टिकोण से आपको पढ़ने हैं,
पहला रिपब्लिक, दूसरा स्टैट्समैन, तीसरा द लॉज। ये 3 पुस्तक उनके प्रसिद्ध हैं। इन्हीं 3 पुस्तकों के लेखक, प्रसिद्ध लेखक के रूप में हम प्लेटो को जानते हैं। अगर उनके अध्ययन पद्धति को देखा जाए तो निगमनात्मक अध्ययन पद्धति, प्लेटो की जो अध्ययन पद्धति थी वो निगमनात्मक थी। अब प्रश्न ये उठता है कि आपको लगेगा ये निगमनात्मक क्या है, तो वास्तव में ऐसी पद्धति, अध्ययन पद्धति जहाँ हम सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाते हैं, यानी शुरुआत करते हैं सामान्य तरीके से और किसी विशिष्ट सिद्धांत को प्राप्त कर जाते हैं, ऐसे अध्ययन पद्धति को हम निगमनात्मक अध्ययन पद्धति कहते हैं। तो ये उनका थोड़ा सा संक्षिप्त जीवन परिचय हो गया। अब वास्तव में प्लेटो के राजनीतिक चिंतन के पीछे जो प्रेरणा थी, वह प्रेरणा उनके गुरु को जो मृत्युदंड दिया गया, इससे बहुत दुखित थे। यहीं से उनका चिंतन प्रारंभ होता है। उन्होंने ये जो पुस्तक लिखी रिपब्लिक, इसको एक और नाम से जाना जाता है कंसर्निंग जस्टिस। इस पुस्तक की पहली ही लाइन प्लेटो लिखते हैं, कि व्हाट इज जस्टिस, न्याय क्या है। और उसी न्याय की व्याख्या करते हुए उन्होंने अपने सिद्धांत दिए। प्लेटो एक ऐसा आदर्श राज्य स्थापित करना चाहते थे, बनाना चाहते थे, जिसमें सर्वत्र न्याय हो। और इसके पीछे उन्होंने तमाम तर्क भी दिए कि वास्तव में न्याय है क्या। तो अगर हम प्रचलन आज बोलचाल की भाषा में देखें तो न्याय, अन्याय हो जाने के बाद न्याय की बात की जाती है। जैसे किसी व्यक्ति कोई जा रहा है, मार्केट में गया, किसी ने उसका पर्स मार लिया, पर्स मार के आपने दौड़ाया, उसे आप पकड़ नहीं पाए। फिर आप पुलिस में गए, पुलिस में आपने कंप्लेन करी, पुलिस ने 1-2 दिन बाद उसको पकड़ लिया, उसने चोरी की, पुलिस ने उसको कोर्ट में भेज दिया, कोर्ट ने उसको 6 महीने की सज़ा दे दी। बट व्हाट इज़ कंपनसेशन टू यू, क्या आपका पैसा आपको मिला? नहीं। कोई आदमी आपके घर का मार दिया गया, आपने पुलिस में कंप्लेन करी कि फलाने व्यक्ति ने मारी है, पुलिस ने उसको पकड़ा, गवाह आए, सबूत आए, कोर्ट ने उसको मृत्युदंड दे दिया, आजीवन कारावास दे दिया। बट क्या वो आदमी आपका वापस आया? नहीं। यानी कि जो न्याय है वो अन्याय हो जाने के बाद न्याय की बात करता है। प्लेटो ने अपने चिंतन में एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना करने का प्रयास किया जिसमें अन्याय हो ही ना। और ऐसा कब नहीं होगा, अन्याय कब ना हो? तो उन्होंने 2 तत्व ढूंढे। अपने न्याय के सिद्धांत को देने के लिए उन्होंने, एक आदर्श राज्य की स्थापना के लिए उन्होंने 2 तत्व ढूंढे। उन्होंने कहा कोई भी न्यायाधीश या राजा, उस समय राजा ही न्यायाधीश हुआ करता था, या कोई भी न्यायाधीश हो, 2 ही कारण से अन्याय करता है। उसने कहा कि मनुष्य के आंख के सामने 2 तरह के आवरण होते हैं, एक अज्ञानता का आवरण और दूसरा स्वार्थ का आवरण। तो प्लेटो ने अज्ञानता के आवरण को दूर करने के लिए शिक्षा का सिद्धांत दिया और स्वार्थ के आवरण को दूर करने के लिए उसने साम्यवाद का सिद्धांत दिया। अब प्लेटो ने कहा कि आखिर न्यायाधीश अन्याय करेगा कैसे? तो आप समझ सकते हैं इसको कि या तो भाई हम जज हैं और कोर्ट में हमको फैसला देना है किसी क्रिमिनल का, हमारे पास आया वो आदमी और कहा कि ये पैसा ले लो, 1 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए ले लो और हमको छोड़ दो। तो या तो हम पैसे के लालच में, स्वार्थ में आके उसको छोड़ देंगे, या फिर डरा धमका दे, हमारे परिवार के प्रति हमारा स्वार्थ, हमारे पत्नी को, हमारे बच्चे को अगवा कर ली और हमको धमकी दे, तो अपने पत्नी प्रेम में या पुत्र प्रेम में आकर मैं अन्याय कर सकता हूँ। या फिर कोई भी व्यक्ति अज्ञानतावश, जैसे मान लीजिए कोर्ट में कोई सबूत पेश किया गया, और वास्तव में वो आदमी अपराधी है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाया,
तो होगा क्या? अज्ञानता, यानी इस कोर्ट तो सबूत मांगता है, अज्ञानता हुआ और उस अज्ञानता के कारण उसको कोर्ट से बरी कर दिया गया। तो प्लेटो ने देखा कि वास्तव में अन्याय दो ही कारणवश होते हैं, या तो अज्ञानतावश या तो स्वार्थवश। तो प्लेटो ने एक आदर्श राज्य जिसमें न्याय स्थापित हो, उस न्याय की स्थापना के लिए प्लेटो के कुल 3 सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। पहला न्याय सिद्धांत, दूसरा शिक्षा सिद्धांत और तीसरा स्वार्थ को दूर करने के लिए साम्यवाद का सिद्धांत। तो प्लेटो के कुल मिलाकर उसका उद्देश्य था कि एक आदर्श राज्य की स्थापना की जाए। चलिए, जो प्लेटो का पहला सिद्धांत है न्याय सिद्धांत, उसको देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बोर्ड पे लिखा है न्याय सिद्धांत। देखिए, प्लेटो ने अपना न्याय सिद्धांत देने से पहले 3 न्याय सिद्धांत जो उस समय में प्रचलित थे, विचारधारा में प्रचलित थे, या विभिन्न लोगों के न्याय सिद्धांत विभिन्न देशों में प्रचलित थे, उन तीनों के सिद्धांतों को बताया और उनकी समीक्षा की, उनकी आलोचना की, और उसके बाद अपना न्याय सिद्धांत दिया। तो पहले हम इन तीनों सिद्धांतों को देखेंगे। पहला, परंपरागत न्याय सिद्धांत। इसमें 2 विचारक आते हैं इस परंपरागत न्याय सिद्धांत में, एक सिफेलस और दूसरा पॉलीमार्क्स। दो विचारक आपको देखने को मिलेंगे, एक सिफेलस और दूसरा पॉलीमार्क्स। अब देखिए, इस परंपरागत न्याय सिद्धांत में सिफेलस क्या कहता है? सिफेलस कहता है कि सदा अपने भाषण और कर्म में सत्य रहना एवं दूसरों के प्रति और देवताओं के प्रति अपने कर्ज को चुका देना न्याय। देखिए, अपने भाषण और अपने कर्म में सत्य रहना, अपने भाषण अपने कर्म में सत्य रहना और दूसरों के प्रति अपने कर्ज को चुका देना न्याय। अब देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि अगर इसकी समीक्षा करें, अभी हम इसकी समीक्षा प्लेटो ने की, अभी मैं बताऊंगा, लेकिन आप थोड़ा सा व्यवहारिक दृष्टिकोण से सोचिए कि मान लीजिए हम बहुत सत्यवादी, हम सत्य बोल रहे हैं, अभी प्लेटो की समीक्षा नहीं की जा रही, अभी इसको समझा जा रहा है। इसको व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी इसको नकारा जा सकता है कि सदा सत्य बोलना, अपने कर्म में सत्य रहना और दूसरों के प्रति ऋण को चुका देना न्याय। मान लीजिए मैं सेना में भर्ती हूँ, पकड़ लिया पाकिस्तान वाले ने, पकड़ के टॉर्चर किया और पूछा बताओ तुम्हारे कहाँ कहाँ सेना के हथियार रखे हुए हैं, कौन कौन सी खुफिया जगह है, जानकारी मांगी और सत्य बोल दिया। न्याय कर दिया ना मैंने? नहीं, देश के प्रति न्याय नहीं किया। यहाँ सत्य बोलना न्याय नहीं हो सकता। अब मान लीजिए कि कृष्ण का नाम सुना होगा, भगवान कृष्ण, भगवत गीता के रचयिता। अगर आप महाभारत को देखें तो कृष्ण ने तमाम झूठ और छल का सहारा लिया, लेकिन उसको असत्य नहीं कहेंगे। कहा युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य को मारना था, अश्वत्थामा मरोवा नरोवा कुंजरोवा। अश्वत्थामा मर गया, नर था या कुंजर, नर था या कुंजर माने हाथी, ये नहीं पता है, मर गया। इतने ही कहने पे द्रोणाचार्य ने शस्त्र रख दिया और द्रोणाचार्य को मार दिया गया। तमाम जगहों पे अगर आप देखें तो कृष्ण ने झूठ का सहारा लिया, लेकिन वो झूठ गलत नहीं था, वो धर्म की रक्षा के लिए था। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, उस धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने किया। तो आप देश की रक्षा के लिए अगर झूठ भी बोलते हो तो अन्याय नहीं है। ऐसे ही मान लीजिए व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखिए, आपने मुझसे 10,000 रुपये लिए और कहा गुरुजी बहुत ज़रूरत है, दे दीजिए, मैं आपको दे दूंगा। आपने लिए 10,000 रुपये और 1 महीना में देने को कहा था, लेकिन आपने तुरंत देने के बजाय बहुत लेट कर दिया और 10,000 रुपये को 1,000 करके 12 महीने में दिया, 10 महीने में दिया। क्या आपने न्याय किया?
तो न्याय नहीं किया, यानी पैसा आपने धीरे धीरे करके रिटर्न किया, इसलिए इसको न्याय नहीं कह सकते। आगे अगर आप देखें तो पॉलीमार्क्स कहते हैं कि न्याय प्रत्येक व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो, उसका उचित अधिकार दिलाना न्याय। माने कोई भी व्यक्ति हो, उसको उसका उचित अधिकार दिला दिया जाए, इसको न्याय कहा जाए। अब अगर इन दोनों पिता पुत्र के, सेफालस और पॉलीमार्क्स, सेफालस पिता थे, इनके पॉलीमार्क्स पुत्र थे, अगर इन दोनों के सिद्धांतों दे तो दोनों ने मिलकर कहा कि न्याय एक कला है और मित्र के साथ न्याय करना चाहिए, हित करना चाहिए और शत्रु का अहित करना चाहिए। इसको उन्होंने न्याय के रूप में परिभाषित किया। अब देखते हैं यहाँ प्लेटो की समीक्षा। देखिए, प्लेटो ने इस परंपरागत सिद्धांत की समीक्षा की और कहा कि वास्तव में न्याय कला नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि देखिए, कला जैसे डॉक्टर के पास कला है बीमारी ठीक करने की। अब उस कला का वो चाहे तो सदुपयोग करे, चाहे तो दुरुपयोग करे, चाहे तो वो इलाज करके ठीक कर दे मरीज को, चाहे तो उसकी बीमारी और बढ़ा दे। आपने सुना होगा तमाम आतंकवादियों के बारे में, कितने पढ़े लिखे लोग आतंकवादी बन गए। फिजिक्स का गोल्ड मेडलिस्ट आतंकवादी बन गया, जिसको फिजिक्स का गोल्ड मेडलिस्ट था, जिसको दुनिया के लिए नए नए वैज्ञानिक यंत्र बनाने थे कि ताकि दुनिया का विकास हो सके, कल्याण हो सके, उसने बम का प्रयोग किया, जगह जगह आतंकवादी घटनाएं घटे। तो कला दोधारी तलवार है। तो वास्तव में कला न्याय नहीं हो सकती। न्याय अंतरात्मा की वस्तु है, इसलिए प्लेटो ने इनकी आलोचना की। दूसरा, उन्होंने कहा कि मित्र का हित और शत्रु का अहित करना, वास्तव में यह उचित नहीं है। अगर आप वास्तविक मनुष्य हैं, न्यायप्रिय हैं, आपके अंतरात्मा में न्याय का वास है, तो आप शत्रु का भी अहित करना नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि एक आदमी गलत है। अगर मान लीजिए रास्ते में आप जा रहे हैं, आपके शत्रु ने आपको पत्थर चला के मार दिया, अकेले थे, फिर आप कभी जा रहे हैं, वो आ रहा है अकेले, आप मिल गए तो अब भी उसको पत्थर चला, फिर व्हाट इज डिफरेंस टू यू एंड देन? उसके में और आपके में क्या अंतर रह गया? इसलिए प्लेटो ने इस परंपरावादी न्याय सिद्धांत को खारिज कर दिया, इसकी समीक्षा की। अब आगे देखेंगे दूसरा न्याय सिद्धांत जिसकी समीक्षा करके आलोचना की प्लेटो ने, उसे हम व्यवहारवादी न्याय सिद्धांत कहते हैं। व्यवहारवादी न्याय सिद्धांत, इसमें नाम आता है थ्रेसीमेकस का। थ्रेसीमेकस का नाम आता है इस व्यवहारवादी न्याय सिद्धांत में। सॉरी, ये व्यवहारवादी नहीं है, उग्रवादी है। फिर बाद में व्यवहारवादी आएगा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो गया। खैर कोई बात नहीं, आप लोग देखेंगे। ये उग्रवादी, थ्रेसीमेकस उग्रवादी है। व्यवहारवादी भी बताया जा सकता था, लेकिन सीरियल में तीसरे नंबर पे वो आता है। जो उग्रवादी न्याय सिद्धांत है वो थ्रेसीमेकस का है। थ्रेसीमेकस ने अपने उग्रवादी न्याय सिद्धांत में एक शब्द बोला कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। देखिए, बहुत बड़ी बात बोली कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है, अर्थात शक्ति ही न्याय है। कैसे? उसने बताया कि वास्तव में जो राजा लोग होते थे, या आप देखें जो प्रभावशाली लोग हैं, जो शासन सत्ता में हैं, वो किसके हित के लिए कार्य कर रहे हैं? आपके हित के लिए, अपने हित के लिए। राजा नियम कानून किसके लिए बनाता था? अपने लिए बनाता था, ताकि उसका अहित न हो, और उसके नियम कानून या दंड या न्याय व्यवस्था जो भी थे, वो उसका अपना हित देखकर था। शासन सत्ता में रहने वाले लोग सर्वप्रथम अपना हित देखना चाहते हैं। यानी उसने कहा कि जो शक्तिशाली व्यक्ति कर रहा है वही न्याय है। एक तरीके से आप कह सकते हैं मत्स्य न्याय, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस।
यानी जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है वो सब करता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं होता। यानी न्याय नियम कानून शक्तिशाली व्यक्ति ही बनाता है। कमजोर व्यक्ति नियम कानून बनाए तो क्या उस नियम कानून को कोई शक्तिशाली व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति स्वीकार करेगा? लेकिन भय से, डर से, तक शक्तिशाली व्यक्ति के भय से लोग उस नियम कानून को स्वीकार करते हैं। यानी उसने कहा कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है, और न्याय ही, शक्ति ही न्याय है, शक्ति ही न्याय कर सकता है। प्लेटो ने इसकी भी समीक्षा की, इस थेसिमेकस के विचार की। प्लेटो ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, शक्तिशाली का हित न्याय नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो भी कोई भी शासक अगर वो केवल अपने हित में शासन सत्ता कर रहा है तो बहुत दिन तक शासन सत्ता नहीं कर पाएगा। उसको जनहित में, राजनीति का लक्ष्य था द रियल गुड, सुख, शुभ, सुंदर, अच्छा, कल्याणकारी। यानी न्याय का निर्माण, कानूनों का निर्माण, ये सब जो होते हैं वो जनता के जनहित में, जनता के कल्याण के लिए होते हैं। जो भी शासक केवल अपने हित में शासन कर रहा हो, नियम कानून बना रहा हो, न्याय की व्याख्या कर रहा हो, वो शासक बहुत दिन तक शासन नहीं कर सकता। इसलिए प्लेटो ने इसको भी खारिज कर दिया। अब देखते हैं तीसरा सिद्धांत, जिसकी आलोचना, समीक्षा प्लेटो ने की और उसकी व्याख्या की। आपने पहला देखा परंपरावादी, दूसरा देखा उग्रवादी, अब तीसरा देखेंगे व्यवहारवादी, जो गलती से अभी इसके पहले मैंने बता दिया था, व्यवहारवादी न्याय सिद्धांत। इस व्यवहारवादी न्याय सिद्धांत में ग्लाकन का नाम आता है। अब ग्लाकन भाई साहब ने क्या क्या, ये भी जान लीजिए भाई। मुंडे मुंडे मते भिन्ना, कहा जाता है कि राजनीति विज्ञान में जितनी मुंडी उतने विचार। तो उसे उस समय या अभी भी जिसके जो मन करता है वही राजनीतिक सिद्धांत दे देता है। तो ग्लाकन ने कहा कि न्याय, जो न्याय है वह कृत्रिम वस्तु है, कृत्रिम, आर्टिफिशियल, और परंपरा की उपज है। ये जो न्याय है वो कृत्रिम वस्तु है और परंपरा की उपज है। और ठीक थेसिमेकस के अगेंस्ट उसने कहा शक्तिशाली का हित न्याय है, इन्होंने कहा दुर्बलों का हित न्याय है। न्याय जो है वो भय के कारण न्याय की बात की जाती है। उन्होंने क्या है कि न्याय, जो न्याय है वो शक्तिशाली के कारण के कारण न्याय है। थेसिमेकस ने कहा शक्तिशाली का हित ही न्याय है। इन्होंने कहा नहीं, दुर्बलों का हित, निर्बलों का हित न्याय। न्याय भय के कारण उत्पन्न होता है, यानी न्याय पैदा किया जाता है, वो आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है। प्लेटो ने इसकी समीक्षा की और इसकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि न्याय, इन्होंने, ग्लाकन ने बताया कि भाई शक्तिशाली लोग कमजोरों को परेशान करते थे, सभी कई परेशान हुए, एक साथ इकट्ठा हुए, उन्होंने एक साथ मिलकर समझौता किया और अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को समर्थन देकर नियम कानून और न्याय की बात करने लगा। उसको राजा कह सकते हैं या कह सकते हैं समझौते के माध्यम से कानून और न्याय की व्यवस्था आई। प्लेटो ने कहा नहीं, किसी भी समझौते के कारण न्याय को जन्म नहीं दिया जा सकता। न्याय कृत्रिम, आर्टिफिशियल नहीं है, वो अंतरात्मा की वस्तु है। न्याय को पैदा नहीं किया जा सकता और भय के कारण न्याय आ जाए, ये नहीं हो सकता। भय के कारण न्याय को जन्म, जैसे इनका क्या कि सारे दुर्बलों को शक्तिशालियों ने परेशान किया और उन्होंने मिलकर समझौता करके न्याय के नियम कानून बना दिए और न्याय किया। लेकिन नहीं, ये उचित नहीं है। वास्तव में प्लेटो ने कहा कि न्याय कृत्रिम हो ही नहीं सकता, न्याय अंतरात्मा की वस्तु है। अब कैसे, मैं आपको एक प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूँ, आपको आपके जीवन में घटित होने वाले उदाहरण देता हूँ। अगर आप फर्ज कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप जा रहे हैं कहीं, कोई आपका परिचित, कोई रिश्तेदार नहीं है, रास्ते में किसी एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया। वो आपको कोई परिचित, आपका रिश्तेदार नहीं है, एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, आप डर के मारे वहाँ रुक के कोई कार्रवाई नहीं करेंगे,
ठीक है, वहां से मुख मोड़ के चले जाएंगे, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, आपकी अंतरात्मा से एक आवाज आएगी, ओहो बेचारे को चोट लग गई, बेचारा मर गया, बेचारे का एक्सीडेंट। कोई रिश्तेदार नहीं है आपका, कोई स्वार्थ नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो आपके अंदर अंतरात्मा में बैठी ये सोयल है, आत्मा है, वो आत्मा अपने आप में न्याय को जन्म देती है। वो अपने आप में वो आत्मा न्याय करती है। ये कृत्रिम वस्तु नहीं है। जैसे आपको एक और उदाहरण देता हूं कि आपने कोई गलत काम किया, दुनिया का कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात जान लीजिएगा, महसूस करके इसको देखिएगा, आपकी अंतरात्मा आपको कोसेगी, रोकेगी, टोकेगी। दुनिया को भले पता हो ना, लेकिन यू आर वेल नो दैट कि यू आर रॉन्ग और राइट। दुनिया भले समझे कि आप सही हैं, लेकिन आप तो जान रहे हैं, आपकी अंतरात्मा आपको कोसेगी। अगर आपने कोई अच्छा काम किया कि कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, लेकिन आपके अंतर मन में जो खुशी, जो आनंद की अनुभूति होगी, वो आपके अंतर आत्मा की न्याय है, यह कृत्रिम नहीं हो सकती। यह न्याय की जो अवधारणा है, यह प्राकृतिक है, ये आपके अंतरात्मा में बसी हुई है। तो इस प्रकार अगर आपने देखा तो प्लेटो ने इन तीनों ही सिद्धांतों की आलोचना की, और आलोचना करने के बाद फिर उन्होंने अपना न्याय सिद्धांत दिया, जिसकी चर्चा हम करेंगे। अब देखिए, उन्होंने दो प्रकार के न्याय बताए, एक व्यक्तिगत न्याय, दूसरा सामाजिक न्याय। इन दोनों को जानने से पहले एक चीज आपको जानना होगा। प्लेटो ने अंतरात्मा के 3 गुण बताए, नैसर्गिक गुण, कि कोई भी व्यक्ति है वो इन 3 नैसर्गिक गुणों को लेकर आता है, वो नेचुरल है, किसी ने दिया नहीं, वो प्रकृति से लेकर आता है। पहला विवेक, दूसरा साहस, तीसरा तृष्णा, इसको वासना कह सकते हैं, या उत्पादकता। ये तीन चीजें बताई कि ये नैसर्गिक गुण है, ये किसी ने दिया नहीं है, व्यक्ति जन्म लिया, प्रकृति के साथ ही इसको लेकर आया। इन्हीं तीनों के आधार पर प्लेटो ने अपने व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय की व्याख्या की। अब चलते हैं, पहले देखते हैं व्यक्तिगत न्याय। व्यक्तिगत न्याय क्या है? तो प्लेटो ने बताया कि किसी भी मनुष्य के अंदर जन्म के साथ ही 3 नैसर्गिक गुण होते ही होते हैं, एक विवेक का, दूसरा साहस और तीसरा तृष्णा। अगर आप इसको अपने शरीर से देखें तो ये विवेक का पक्ष है, ये साहस का पक्ष और ये तृष्णा का पक्ष। अभी इसकी भी चर्चा होगी। कहा कि ये मनुष्य के अंदर 3 नैसर्गिक गुण होते हैं। अब यहां व्यक्तिगत न्याय कैसे आप करेंगे? कहा कि इन तीनों गुणों में जब आप आपस में सामंजस्य, अपने में ही आपस में सामंजस्य स्थापित करेंगे, तो आप अपने साथ व्यक्तिगत न्याय करेंगे। मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि आपके अंदर ये तीनों गुण नैसर्गिक हैं, आप ऊपर से लेके आए, लेकिन इस विवेक पर ज्यादा आपने फोर्स कर दिया। ये जो विवेक है, इस विवेक को ज्यादा महत्व दे दिया। आपके पास साहस और उत्पादकता की क्षमता, तृष्णा, वासना, भूख, समझ लीजिए कि कोई भी चीज करने की भूख, ललक न हो, तो विवेकशील तो हो गए, लेकिन अगर आपके पास साहस नहीं है ना, तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। आपने बहुत लोग देखा होगा, इतना ज़्यादा कहते हैं ना कि बहुत पढ़ लिख लिए और दिमाग फ्यूज हो गया। क्यों? क्योंकि उनके पास साहस नहीं है। पढ़ लिख आप बहुत सकते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, हमारे साथ के बहुत सारे लोग थे, तमाम सिविल सर्विसेज के प्रोफेसर्स के इंटरव्यू दिए, लेकिन उनके पास इंटरव्यू बोर्ड को फेस करने की क्षमता नहीं होती थी। यानी साहस नहीं है, ज्ञान है लेकिन साहस नहीं, विवेक है लेकिन साहस नहीं, या उनके पास कुछ समाज को कुछ देने की क्षमता नहीं है, प्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं। आप समाज को कुछ दे नहीं सकते तो समाज आपको पूछता नहीं है, समाज में आपका कोई स्थान। अगर केवल इसको महत्व दिया, इन दोनों को नकार दिया, तो भी आप अपने साथ व्यक्तिगत न्याय नहीं किया।
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, साहसी बहुत होते हैं, उनके अंदर तृष्णा, वासना, उत्पादकता या कुछ प्रोड्यूस करने की, कुछ करने की भूख, ललक, इच्छा होती है, लेकिन ये विवेक नहीं होता। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, हम अपना ही मैं उदाहरण दे रहा हूं। हमारे दादाजी का देहांत हुआ था, तो उनका ब्रह्मभोज होना था, 13वीं जिसको कहते हैं। तो ग्राउंड था पूरा, उसमें पेड़ पौधे, खरपतवार सब जमे हुए थे, उसको साफ कराना था। तो मैं अपने होम टाउन में गया। उस समय मजदूरी चल रही थी 200 रुपये। मजदूर से पूछा तो वो बोला कि बताया ऐसे ऐसे है, कहा कि 2 लोग लगेंगे और 2 दिन में काम करेंगे। तो फिर एक मेरे मित्र हैं, वो भी अध्यापक हैं, उन्होंने कहा अरे भैया छोड़िए, हमारे यहाँ एक है, खाता होता खूब है, उसको पैसे रुपए से बहुत मतलब नहीं होगा, बहुत जल्दी आपका काम कर देगा, कम पैसा भी लेगा। तो भाई उस समय मैं भी बेरोजगार था और किसी का भी 2 रुपया बच जाए आदमी चाहता ही है। तो फिर मैंने उन लोगों को मना कर दिया। वो 2 लोग यानी 2 दिन काम करते यानी 4 मजदूरी देनी पड़ती, 800 रुपये देने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि उसको खाना खिला दीजिएगा, 200 रुपया दे दीजिएगा, आपका सब कर देगा। अभी मैं पीजी में था, उस समय पढ़ाई कर रहा था, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो मैं उसको बुला के लाया। सुबह मुझे 8:30 बजे क्लास के लिए जाने थे, वो 7 बजे पहुंच गया और खाना खाया खूब बढ़िया, मतलब हम लोगों से 5 गुना 6 गुना खाना खाया। और उसके बाद कहा हमको पैसा दे दीजिए, आप जाइए, आप शाम तक आइएगा, सब सही हो जाएगा। मैंने उसको समझा दिया, मैं चला गया। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं 3 बजे लौट के आया तो नीट एंड क्लीन, लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पहले इतना गंदा था, इतना खराब था ये लॉन, और अब कितना अच्छा हो गया। और मात्र 200 रुपया बहुत खाया होगा, तो 50 रुपये का खाना 100 रुपये का खाया होगा। तो जो 800 रुपये का काम था वो मैंने 300 रुपये में कराया। यानी कहीं ना कहीं उसका शोषण किया। उसके पास साहस बहुत था, उसका अपना परिवार था, सब कुछ था, वो समाज को दे भी रहा था, लेकिन उसका विवेक, अगर वो विवेकशील होता तो ये काम कभी नहीं करता, कम पैसे में इतना जल्दी। तो कहीं ना कहीं उसने अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया। साहस और तृष्णा तो थी, इसलिए उसने अपने साथ व्यक्तिगत न्याय नहीं किया। यही स्थिति है कि अगर समाज में कुछ आत्म उत्पादकता, आपके पास विवेक है और साहस भी है, लेकिन अगर समाज को कुछ दे नहीं सकते, आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो फिर आप अपने साथ व्यक्तिगत न्याय नहीं कर रहे। तो प्लेटो ने बताया कि वास्तव में यह जो 3 नैसर्गिक गुण हैं, इन तीनों नैसर्गिक गुणों में अगर आपस में मनुष्य सामंजस्य स्थापित करे, जहां विवेक की आवश्यकता वहां विवेक का प्रयोग करे, जहां साहस की आवश्यकता वहां साहस का, और जहां तृष्णा, वासना, उत्पादकता की आवश्यकता। देखिए, वासना या तृष्णा को आप गलत ही सेंस में मत लीजिएगा, कुछ करने की भूख, इच्छा को प्लेटो ने बताया कि अगर इन तीनों में आपस में सामंजस्य किया तो निश्चित रूप से आप अपने साथ व्यक्तिगत न्याय कर पाएंगे। ये प्लेटो ने व्यक्तिगत न्याय को बताया। अब दूसरा था सामाजिक न्याय। प्लेटो ने इन्हीं तीनों गुणों के आधार पर 3 वर्ग बांटे। अब ये 3 वर्ग कैसे बटे, जब मैं प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत पढ़ाऊंगा आपको, तो वहां मैं बताऊंगा कि ये 3 वर्ग कैसे बटे, उनके शिक्षा सिद्धांत। फिलहाल यहां ये जानिए कि ये 3 नैसर्गिक गुणों के आधार पे 3 वर्ग कैसे थे। पहला विवेक, विवेक के आधार पर उन्होंने शासक वर्ग, साहस के आधार पे सैनिक वर्ग, और इसके आधार पे तृष्णा, वासना, उत्पादकता के आधार पर उन्होंने कहा उत्पादक वर्ग। इन 3 मनुष्य के नैसर्गिक गुणों के आधार पे जब उनका शिक्षा सिद्धांत पढ़ेंगे तो शिक्षा सिद्धांत में बताया जाएगा, आगे मैं जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि कैसे शासक वर्ग बन गया, कैसे सैनिक वर्ग बन गया, कैसे उत्पादक वर्ग। फिलहाल यहां ये जानिए कि इन 3 नैसर्गिक गुणों के आधार पर उन्होंने 3 वर्ग बांटे। एक शासन करने वाला वर्ग, जो देश में शासन व्यवस्था, जिसके पास विवेक है, विवेकशील है, वो देश की शासन व्यवस्था का संचालन कर रहा है, वही न्यायाधीश, या कह सकते हैं दार्शनिक शासक वर्ग, यानी शासन सत्ता में जितने भी लोग शामिल हैं वो सब शासक वर्ग हैं।
दूसरा जो देश की रक्षा कर रहा है वो है सैनिक वर्ग, वो साहस की प्रधानता का वर्ग है। शिक्षा सिद्धांत में सब बताया जाएगा आपको कि कैसे वर्ग कैटेगराइज किया गया। तीसरा, जो ये और ये दोनों नहीं कर रहा है, उसका एकमात्र काम है उत्पादन करना, समाज को कुछ देना। और देखो तीनों वर्ग का अपना महत्व है। प्लेटो ने जो ये बताया, तीनों वर्ग अपने आप में इंपॉर्टेंट है। उत्पादक वर्ग पैदा करेगा तभी ये सैनिक और शासक खाएंगे, नहीं तो ये खा नहीं पाएंगे, इनका शरीर सही नहीं रह पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। और अगर सैनिक वर्ग रक्षा न करे तो न इनकी रक्षा हो पाएगी न इनकी रक्षा हो पाएगी। और अगर शासक वर्ग न रहे तो फिर देश में अराजकता फैल जाएगी, न्याय की व्यवस्था ही नहीं रहेगी। तो प्लेटो ने कहा कि इन तीन नैसर्गिक गुणों का आधार पर ये जो तीन वर्ग बांटे गए, इन तीनों, सामाजिक न्याय बोलता है कि इन तीनों में आपस में सामंजस्य स्थापित करना। जिस वर्ग को जो कार्य और उत्तरदायित्व दिया गया है, इसका शासन करने का कार्य, इसका रक्षा करने का कार्य, इसका उत्पादन का कार्य, तीनों वर्ग अपने अपने निहित कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करे। कोई वर्ग दूसरे वर्ग के कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप न करे तो समाज में सामाजिक न्याय जन्म लेगा। ये जो प्लेटो ने अपना न्याय सिद्धांत बताया, इस न्याय सिद्धांत में उन्होंने इन दोनों व्यक्तिगत और सामाजिक न्याय की बात की। अब देखिए, जो दोनों न्याय सिद्धांत वो दे रहे हैं, वास्तव में प्लेटो का उद्देश्य मैंने शुरू में ही बताया, एक ऐसे आदर्श राज। ध्यान दीजिएगा, सुकरात को मृत्युदंड दिया गया, बड़ा दुखित हुआ उनका शिष्य प्लेटो, और वास्तव में उसने कहा कि उस समय अन्याय था। तो उसने एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना की जिसमें अन्याय हो ही ना। यहां अन्याय हो जाने के बाद न्याय की बात की जाती है। एक ऐसे आदर्श राज्य में को स्थापित करना चाहते थे कि जिसमें अन्याय हो ही ना, और जब अन्याय नहीं होगा तो फिर हम न्याय की बात ही क्यों करेंगे। इसीलिए मैंने बताया कि जो रिपब्लिक है, इस रिपब्लिक का दूसरा नाम ही कंसर्निंग जस्टिस था। और इसमें पहली लाइन प्लेटो लिखते हैं, व्हाट इज जस्टिस, न्याय क्या है। और इसी को परिभाषित करते उन्होंने अपना न्याय सिद्धांत दिया। अब हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की कुछ प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। और प्लेटो के न्याय सिद्धांत को आपने देखा, अब उनके न्याय सिद्धांत की कुछ विशेषताएं, जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा, अहस्तक्षेप का सिद्धांत। अभी आपको मैंने बताया कि विवेक, साहस और तृष्णा तीन वर्ग के आधार पर तीन शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग बनाए। उन्होंने कहा अपने न्याय सिद्धांत में कि हर वर्ग अपने अपने निर्धारित कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन करे, दूसरे के कार्य में कोई अनावश्यक हस्तक्षेप न करे। जब अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करेगा तो फिर अन्याय होगा ही नहीं। यानी इनका न्याय सिद्धांत अहस्तक्षेप का सिद्धांत है। दूसरा, कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत। जैसा कि मैंने बताया कि इन्हीं तीनों गुणों के आधार पर तीन वर्ग बांटे। जो शासक वर्ग है वो शासन का कार्य करेगा, सैनिक वर्ग रक्षा करने का कार्य करेगा, और उत्पादक वर्ग जो होगा वो उत्पादन करने का कार्य करेगा। यानी तीनों वर्ग के अपने अपने विशेष कार्य बांट दिए गए। यह उनके न्याय सिद्धांत की विशेषता थी। तीसरा, समरसता या सामंजस्य। मैंने बताया भी था आपको, अगर आप देखें तो प्लेटो के न्याय में दो सिद्धांत बताए उन्होंने, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। ये दोनों ही न्याय, चाहे वो व्यक्तिगत न्याय हो या फिर सामाजिक न्याय, दोनों में ही समरसता और सामंजस्य है। कैसे? अगर आप देखें तो उन्होंने कहा कि तीनों नैसर्गिक गुणों में आपस में सामंजस्य स्थापित करना, यानी विवेक, साहस, तृष्णा में। और फिर अगर सामाजिक स्तर पर देखें तो तीनों वर्ग में आपस में सामंजस्य स्थापित करना, समरसता स्थापित करना, यही न्याय है। तो उन्होंने अपने न्याय सिद्धांत की तीसरी विशेषता बताई। अगर आप चौथी विशेषता देखें, व्यक्तिवाद विरोधी। देखिए, प्लेटो का जो न्याय था वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं था, पूरे समाज के लिए था। उन्होंने अपने न्याय सिद्धांत में पूरे समाज को स्थान दिया कि कौन उत्पादक वर्ग में होगा, कौन सैनिक वर्ग में होगा, कौन शासक वर्ग में होगा। यानी इनका न्याय सिद्धांत व्यक्तिवाद विरोधी है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि
वो समाजवादी थे, यानी वो समाज को महत्व देते थे। पांचवा मैंने बताया भी था उनके न्याय सिद्धांत में कि कुछ लोगों ने कहा कि न्याय बाह्य या कृत्रिम है, यानी न्याय को पैदा किया जाता है, किसी का भय के कारण पैदा हुआ, किसी का शक्तिशाली ने न्याय को दिया अपने हित में, लेकिन इन्होंने नकार दिया इसको, कहा कि नहीं, न्याय कृत्रिम नहीं वरन अंतरात्मा का गुण है। मैंने उदाहरण भी दिया कि आपकी अंतरात्मा जानती है कि आप कितने अच्छे हो कितने बुरे हैं, आपने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, कोई जाने या ना जाने। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो न्याय है वो अंतरात्मा के गुण हैं। अगली जो विशेषता थी कि न्याय वैधानिक नहीं वरन नैतिक है। वास्तव में वर्तमान समय में देखें तो न्याय को वैधानिक आधार पर न्याय की बात की जाती है, नियम कानून साक्ष्य सबूत, लेकिन उन्होंने अपने न्याय को वैधानिक नहीं वरन नैतिक सार्वभौम बनाया कि अगर हर व्यक्ति अपने अपने निहित कर्तव्य, बल्कि कह सकते हैं कर्तव्य या नैतिकता का सिद्धांत है इनका न्याय का सिद्धांत, कि हर आदमी अपने अपने निर्धारित कर्तव्यों का निर्वहन करे, कोई एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करे, पहले अपने कर्तव्य को समझे, अपनी नैतिकता को समझे, तब न्याय स्थापित हो जाएगा। ये प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत की कुछ विशेषताएं बताई। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषता देखी आपने, अब उनकी कुछ आलोचनाएं देख ली जाएं कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की क्या आलोचनाएं हैं। जैसा कि मैंने इस व्हाइट बोर्ड में दिखा रखा है आलोचना, चूंकि लिखने में और वीडियो बनाने में समय लगता है इसलिए मैंने इसको अभी लिख लिया है, आप इसको देख सकते हैं। ये आलोचना में पहली आलोचना की जाती है कि वास्तव में प्लेटो ने जिस तरह का न्याय सिद्धांत दिया, इसमें एक राज्य नहीं 3 राज्य हो जाएंगे। कैसे? एक शासक वर्ग का राज्य, एक सैनिक वर्ग का राज्य, एक उत्पादक वर्ग का राज्य। जिस सामंजस्य को जिस नैतिकता के आधार पर स्थापित करना चाहता था कर्तव्य के आधार पर, वास्तव में हो नहीं पाएगा और 3 राज्य स्थापित हो जाएंगे। दूसरा, श्रम विभाजन निराधार। कहा जाता है कि प्लेटो ने जो श्रम का विभाजन किया, जब शिक्षा सिद्धांत पढ़ाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि कौन शासक वर्ग में, कौन सैनिक वर्ग में, कौन उत्पादक वर्ग में जाएगा। तो वास्तव में ये जो श्रम का विभाजन किया गया, इसका जो आधार था शिक्षा सिद्धांत का, ये बिल्कुल निराधार था। अपने मनमानी तरीके से अपने सिद्धांत को सही साबित करने के लिए उन्होंने इस श्रम का विभाजन कर दिया कि तुम शासक वर्ग बन जाओ, तुम सैनिक वर्ग, तुम उत्पादक वर्ग। इसलिए प्लेटो की आलोचना की। तीसरी आलोचना की जाती है कि इनके सिद्धांत में अत्यधिक अनुशासन है। इतना ज़्यादा अनुशासन दे दिया गया कि आपको ये करना है, आपको इधर नहीं जाना है, आपको उधर नहीं। अब बहुत अनुशासन से कोई भी चीज़ें चल नहीं पाती ज़्यादा दिन। जितना अनुशासन ज़्यादा रहेगा, अनुशासन व्यक्ति के स्वयं में होना चाहिए, जबरदस्ती बाह्य रूप से पैदा करने से अनुशासन पैदा नहीं होता। चौथी आलोचना की गई निरंकुशता का प्रतीक। अगर आप इस सिद्धांत को देखें तो सबसे ज़्यादा महत्व इस शासक वर्ग को दे दिया गया, सबसे ज़्यादा। दार्शनिक शासक ही सब कुछ है, यानी इसमें शासक वर्ग चाहे तो वो निरंकुश बन सकता है। इसलिए कहा गया कि यह सिद्धांत, प्लेटो का यह न्याय सिद्धांत निरंकुशता का प्रतीक बन गया। अगली आलोचना की गई सर्वांगीण विकास के प्रति उदासीन। इनका मुख्य उद्देश्य, मैंने कहा ना कि प्लेटो का मुख्य उद्देश्य एक दार्शनिक शासक पैदा करना था, न्यायाधीश पैदा करना था, शासक वर्ग को सही करना था। और इसलिए उन्होंने सबके विकास पर ध्यान नहीं दिया, केवल शासक वर्ग सही रहना चाहिए क्योंकि उनको न्याय चाहिए था। उनके गुरु को मृत्युदंड दिया गया था, विष का प्याला पीने के लिए दे दिया गया, वो मर गए। तो वो न्याय पैदा करना चाहते, इसलिए शासक वर्ग पर फोकस किया, सबके विकास पर ध्यान नहीं दिया। अगली आलोचना की जाती है कि कानूनी मान्यताओं का अभाव। कहा जाता है कि किसी भी न्याय सिद्धांत के पीछे कुछ कानूनी मान्यताएं होती, लेकिन इनके न्याय के पीछे कानूनी मान्यता नहीं बल्कि नैतिक मान्यता थी। नैतिकता के आधार पे इन्होंने अपने इस सिद्धांत की बात कही। इसी नैतिकता के आधार पे अपने सारे सिद्धांतों की व्याख्या इन्होंने की। अगली आलोचना की जाती है कि अधिकारों के प्रति उदासीनता।
कर्तव्य तो बता दिए नैतिकता के आधार पे कि आपके ये कर्तव्य है, आपके ये कर्तव्य, आपके अपने अपने कर्तव्य का पालन कीजिए और किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कीजिए। लेकिन अधिकार की चर्चा नहीं की प्लेटो ने, अधिकार की चर्चा ही नहीं की कि कोई अधिकार होगा कि नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि अधिकारों के प्रति उदासीनता इस प्लेटो के न्याय सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना रही। अगली आलोचना की जाती है कि सामान्य जनता की उपेक्षा। मैंने बताया कि आपको कि इन्होंने सबसे अधिक फोकस किसको किया, इन्होंने सबसे अधिक फोकस किया शासक वर्ग को। बाकी सामान्य जनता आप देखेंगे सैनिक वर्ग को भी कुछ मिला, उत्पादक वर्ग, शासक वर्ग को भी कुछ मिला, उत्पादक वर्ग को कुछ नहीं मिला। यानी कि सामान्य जनता जो अधिकतम उत्पादक वर्ग में है उसके साथ अच्छा नहीं हो पाया। इसलिए प्लेटो के इस न्याय सिद्धांत की आलोचना की गई और कहा जाता है, अगर हम कुल निष्कर्ष देखें तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत नैतिकता पर, नैतिकता का सिद्धांत हो गया। इतनी ज्यादा नैतिकताएं कि ये वर्ग अपना कार्य करे, ये वर्ग अपना कार्य करे और एकदम उनसे आशा कर ली, उनके कर्तव्य पालन की उनसे आशा कर ली। जबकि वास्तव में मनुष्य ऐसा होता नहीं। मनुष्य सबसे पहले अपने स्वार्थ, अपने हितों को ध्यान में रख के कार्य करता है। अगर प्लेटो ने जिस आदर्श राज्य की कल्पना की, अगर ये आदर्श राज्य इस धरती पर हो जाए तो कितना स्वर्ग हो जाए। लेकिन वास्तव में हम सभी व्यक्ति सबसे पहले अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहते हैं, कर्तव्यों का पालन कोई भी करना नहीं चाहता। देखिए बेटा, और भी सिद्धांत मैं आपको बताऊंगा आगे।